हे वन वेलकम बैक टू चैनल्स के गाइडेंस में। तो फाइनली इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 10 का जो इस वीडियो में दो टॉपिक क्लियर करूँगा। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी है, सेकंड जो टॉपिक है आपका ह्यूमन आई है। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली बात है, वीडियो आपका लॉन्ग होगा। तो इसमें मैं ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको बोर्ड एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं, उसमें तो आपको देखने को मिलेंगे। या साथ ही साथ इसमें जो वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आपको बोर्ड एग्जाम में हमेशा एक ना एक बार दो बार आए हुए क्वेश्चन मैं इसमें डिक्लेयर करूँगा। ठीक है, तो इससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। और ये जितने भी क्वेश्चन है वन लाइनर होने वाला है, और इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं, कैसे करना है, और किस क्वेश्चन को कितने वर्ड में लिखना है। ठीक है, मैं ए टू जेड जितने इन्फॉर्मेशन सब आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो इसमें दो टॉपिक आपको क्लियर करेंगे, और साथ ही जितने भी फिजिक्स का टॉपिक है मैं दो करके इस पूरे फिजिक्स का टॉपिक को मैं क्लियर कर दूंगा। देन इसके बाद मैं केमिस्ट्री का करूँगा, उसके बाद क्या होता है बायोलॉजी का करूँगा। ठीक है, तो आप लोग पैसेंस के साथ देखे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो आपका चाहिए इलेक्ट्रिसिटी है। तो क्या कह रहे थे कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि विद्युत ऊर्जा एक कैसी ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा होती है जिसे हम टेलीविज़न, बल्ब, पंखा इत्यादि द्वारा हम चलाते हैं। यानी कि इसके द्वारा हम जो ऊर्जा होती है, यानी विद्युत ऊर्जा होती है, यानी एक करंट होती है, इसके द्वारा हम अनेक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को हम चलाते हैं, जैसे कि बल्ब है, पंखा इत्यादि। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब क्वेश्चन तो नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होते हैं देखिए, विद्युत सेल ऐसी ऊर्जा होती है जो ऊर्जा होती है जो विद्युत ऊर्जा को देखिए जो रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करते हैं, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। कौन? विद्युत सेल की बात करते हैं। ठीक है, तो जो मेन क्वेश्चन पे आते हैं, जो मेन क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। ऊपर का आप जो मैंने ये जितने भी क्वेश्चंस है इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, पढ़ के जरूर जाए। ठीक, कि ऊपर क्या जाए कि यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन दिया है 122 में देखिए क्या करें, विद्युत बल्ब जो होता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया प्रकाशीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है, लेकिन आपका ऑप्शन में रहेगा ये हीट ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा में करता है। तो कुछ बच्चे जो कन्फ्यूजन में होते हैं वो हीट ऊर्जा में लगा के चले आते हैं, जो कि वो गलत है। क्या है? प्रकाशीय इज द राइट ऑप्शन। ठीक, तो आगे क्वेश्चन देखिए, विद्युत आवेश के प्रभाव की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। देखिए विद्युत आवेश के प्रभाव को दर को, यानी कि आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? आई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन टी होता है। यानी कि देखिए कोई भी, यानी एकांक समय में, ठीक है, प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, एकांक समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इसका एसआई मात्रक की बात करें, इसका एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। ठीक है, आपसे यही तक पूछेगा। ठीक, इसका परिभाषा पूछेगा तो आप यही लिख देगा, परिभाषा ये लिख के चलिए। या तो मैंने अभी जस्ट बताया है कि अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि एकांक समय में प्रवाहित आवेश को हम विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर कौन सी मात्रा होता है? एसआई मात्रक होता है। ठीक है, क्लियर? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है इलेक्ट्रॉन का विपरीत होता है। देखिए जो कोई भी मतलब हमने माना कि सर्किट है, ठीक है, हमने माना कि ये सर्किट है, ठीक, ये हमने माना सर्किट है, ठीक है, इसमें सर्किट हमने मान लिया, ठीक है, इसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल मान लिया, ठीक है। तो इसमें जो पॉजिटिव देखिए जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, यानी किसी भी सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो धारा की क्या होती है? विपरीत होती है। देखिए तो धारा तो करंट जो इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होगी इसके विपरीत डायरेक्शन में फ्लो होगी, मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन होगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन, जो धारा होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो विद्युत धारा है वो इलेक्ट्रॉन के किस डायरेक्शन में होती है, इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के किस डायरेक्शन में होती है। तो आप दोनों के लिए ऑब्वियस बात है कि या तो विद्युत धारा की बात की जाए या इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही फ्लो होगी। ठीक, इतना क्लियर है। आगे देखते क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा मापने का जो उपयोग है वो कौन सा है? यानी ये वन लाइनर क्वेश्चन है तो हम एमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि विद्युत धारा यानी वोल्ट को नापने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं? तो इसका होगा वोल्टमीटर इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या करेगा, विद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? देखिए विद्युत धारा जैसे अभी हमने जस्ट अभी फॉर्मूला एक बार बताया था आपको, ये ऊपर जस्ट अभी हमने एक फॉर्मूला ये बताया था, ठीक है, जैसे ये वाला फॉर्मूला भी हमने बताया कि आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि विद्युत धारा जो होती है समय और करंट के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? देखिए जो इसकी मल्टीप्लाई 1 लेंगे, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो क्यू बराबर क्या हो जाता है? आई टी हो जाएगा। ठीक है, आई टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आवेश के इक्वल होगा। ठीक, आवेश को, इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक कूलाम होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे क्वेश्चन पे आते हैं।
तो आगे क्वेश्चन मैंने इसका बता देते कि आवेश के बराबर होता है, ठीक, इतना होता है। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। देखिए विद्युत आवेश का मात्रक, हमने जस्ट अभी बताया कि विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलम्ब होता है, ठीक है, कूलम्ब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 132 पे क्या कह रहा है कि किसी विद्युत क्षेत्र में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है वो विद्युत विभव होता है। देखिए एक हमें इसको इस जो ये क्या कहेगा, जो मैं इसको एक फिगर के मतलब एक इंस्ट्रूमेंट, एक सर्किट हमने मान लिया ये लगा, ठीक है, ये सर्किट हमने मान लिया लगा, ठीक है। तो हमने माना कि ये जो विद्युत वाहक बल होता है हम ई से उसको ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, यानी ई से, ठीक है। तो हमने माना कि ये एक आवेश को, ठीक, एक आवेश को विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, एक आवेश को आप ऐसे इमेजिन कर ले कि अनंत से आने वाले विद्युत क्षेत्र को या अनंत से एक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित, ठीक है, एक आवेश को पूरे परिपथ में ये सेल सहित घुमाने में किया गया कार्य को हम विद्युत वाहक बल कहते हैं या विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है विद्युत आवेश का V बराबर W/Q होता है सर। अच्छा फॉर्मूला ये होता है तो इसका मात्रक क्या होगा, तो देखिए ये W क्या होता है, आपका W जूल होता है, यानी कि इसका कार्य क्या होता है, यानी कि इसका जूल हो जाएगा, ठीक है, जे सब लिख लिया। और कूलम यानी क्या है, ये क्या कूलम है ना, यानी कि जूल पर कूलम इसका मात्रक होगा, ठीक है, इतना क्लियर है। तो आप लोग फॉर्मूला मात्रक याद करके ना जाए, आप बनाना सीखें, ठीक है, कैसे बनता है, ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है। अब देखिए इसका मात्रक की बात करते हैं, या आप जूल पर कूलम बोल दे, या इसी को एक नाम और करते हैं, जूल पर कूलम को हम एक नाम और देते हैं, उसका नाम क्या है, वोल्ट होता है, ठीक है, वोल्ट होता है, जूल पर कूलम को ही हम वोल्ट कहते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये देखिए जो अभी हमने जस्ट बताया कि जूल पर कूलम को ही हम वोल्ट बोलते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए क्या होता है कि विद्युत विभवांतर क्या होता है, बहुत बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं कि विद्युत विभव और विभवांतर पर ये कन्फ्यूजन होते हैं कि जो विद्युत विभव होता है वो सेल सहित पूरे परिपथ में घुमाने में किया गया कार्य को हम विद्युत विभव कहते हैं। ये फॉर्मूला क्या होता है, V=W/Q होता है, ठीक है, इसका मात्रक वोल्ट भी होता है और जूल पर कूलम भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि विद्युत वाहक बल या विभवांतर क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, विभवांतर, ठीक है। तो देखिए विभवांतर जो होता है हम एक फिगर के तौर पे हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो विभवांतर जो होता है देखिए कोई भी पॉइंट को, यानी कि हमने माना कि एक पॉइंट हमने माना कि ये ए पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट हमने माने, ठीक है, बी है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक पॉइंट से, चलिए इस टाइप को समझिए, हमने माना कि ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये हमने माना कि पॉइंट बी है, ठीक है। तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किया गया कार्य को हम विभवांतर या विभवांतर कहते हैं, ठीक है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में जितना डिफरेंस हुआ और जितना कार्य किया गया उसे हम विभवांतर कहते हैं, ठीक है। इसका मात्रक भी क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है, या जूल पर कूलम होता है, कुछ भी बोल सकते हैं, नथिंग, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वे पदार्थ जिनमें होकर विद्युत धारा सुगमता यानी कि बिल्कुल ईजिली फ्लो हो सके वैसे पदार्थ को हम सुचालक यानी कि चालक पदार्थ कहते हैं, ठीक है, जैसे कि धातु है, पृथ्वी है, जल है इत्यादि, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे बात की जाए ऐसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा आसानी से या सरलतापूर्वक फ्लो ना हो सके ऐसे पदार्थ को हम अचालक कहते हैं या कुचालक कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप सूखी लकड़ी ले लें, ठीक है, प्लास्टिक का कोई इंस्ट्रूमेंट ले लें, ये सब आप इसका एग्जाम्पल हो गया किसका, अचालक का, ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है पदार्थ जिनमें होकर विद्युत आसानी से नहीं हो पाता उसे हम अचालक कहते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, जैसे लकड़ी हो गया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया इत्यादि, ठीक है। तो आते डायरेक्ट क्वेश्चन पे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन पे आते हैं तो क्या कह रहा है, देखिए ऐसे पदार्थ जिसमें चालक अथवा अचालक दोनों गुण पाए जाते हैं। देखिए ऐसे अचालक, ठीक है, जिसमें चालक का गुण प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है, और अचालक, वैसे पदार्थ को हम अचालक कहते हैं, जिससे हम इसे अर्धचालक भी कहते हैं, ठीक है, जैसे कि जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया इत्यादि, ठीक है। अब देखिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका आता है ओम का नियम, ठीक है। ओम का नियम क्या होता है, किसी चालक की भौतिक अवस्था, ठीक है, जैसे कि ताप, दाब इत्यादि क्या हो, स्थित हो, यानी कि कांस्टेंट हो, वो चेंज ना हो, तो हम ऐसे, और देखिए उसमें प्रवाहित सिरों पर लगा विभवांतर में बहने वाली धारा के क्या होती है, समानुपाती होती है या अनुपात नियत होती है, आप कुछ भी बोल दे, ठीक है। यानी कि देखिए V जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लाइक होगा कि नहीं,
होगा कि नहीं। जो विभवांतर होगा उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा, ठीक है। अगर हम V हटाएंगे, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एनी कांस्टेंट हम R लगाएंगे, ठीक है, जो R हो गया, ठीक है। तो ये जो हमारा R होता है ये हमारा रेजिस्टेंस होता है, तो R बराबर क्या होगा, R बराबर B/I हो गया, ठीक है, B/I हो गया। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए कि जो ये रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा मेटालिक वायर के लिए यूज़ किया जाता है, ये इतना क्या है, ठीक है। अगर इसके बीच की बात करते हैं ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है, इसके बीच का ग्राफ कैसा बनेगा, ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जो ओम के नियम के द्वारा किसी भी चालक के द्वारा उसमें जो ग्राफ होता है वो कैसा प्रदर्शित, देखिए जो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के, ठीक है। तो जिस तरीके से जो वोल्टेज इंक्रीज होगा उसी तरीके से हमारा करंट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। यानी कि जो वोल्टेज है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा मान लिया कि जो हमारा जिस ये वोल्टेज का ग्राफ है, ठीक है, हमने मान लिया ये करंट का ग्राफ है, ठीक है। तो देखिए जैसे वोल्टेज इंक्रीज होगा उसी तरीके से हमारा करंट भी इंक्रीज होगा, तो ये कुछ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, ठीक है। जैसे जैसे हमारा वोल्टेज इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारा करंट इंक्रीज होगा, जैसे जैसे हमारा वोल्टेज इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारा करंट इंक्रीज होगा, ठीक है। तो एक हमारा स्ट्रेट लाइन ये ग्राफ प्राप्त होगा, इतना क्लियर है। चलिए आगे देखते क्वेश्चन। तो आगे क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट फॉर्मूला डेरिवेट किया था, ठीक है। तो आप लोग ये देख ले, ठीक है। देखिए ओम का मात्रक क्या होता है, इसका जो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक है। या आप एक और मात्रक बोल सकते, क्या बोल सकते, R बराबर जस्ट आपको बताया B/ क्या होता है I होता है, ठीक है। इसको आप या तो ओम बोले, ठीक है, ओम बोले, इसको ओम से ऐसा प्रदर्शित करते हैं यानी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। या आप अभी जस्ट आपको हमने बताया कि B को हम वोल्ट बोलते हैं, ठीक है, वोल्ट प्रति एम्पियर आप बोल दे, ये भी आपका मात्रक हो सकता है, ठीक है। इसको वोल्ट बोल दे, ठीक है, इसको एम्पियर बोल दे यानी कि वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम इसका मात्रक होता है, ठीक है। तो देखिए किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई की चालक के क्षेत्रफल और उसके ताप पर निर्भर करता है। देखिए आप एक फॉर्मूला पढ़ रखे होंगे, रो बराबर क्या होता है, रो बराबर RA/L होता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए किसी भी चालक का प्रतिरोध, तो प्रतिरोध निकालते हैं तो R बराबर क्या होगा, रो L हो जाएगा अपॉन में A हो जाएगा, यानी कि R बराबर ठीक है रो L/A, ठीक है। जो हमारा प्रतिरोध होगा, देखिए जो हमारा ये प्रतिरोध होगा, ये वाला प्रतिरोध, देखिए जो R होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L के, ठीक है, इतना क्लियर है। जो R हमारा होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के, ठीक है, इतना क्लियर है। जो हमारा R होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके रो के, यानी कि उस सब्सटेंस के कौन सा पदार्थ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो हमारा जो पदार्थ है यानी कोई भी मटेरियल है, कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, वो हमारा 3 बातों पर डिपेंड करती है। पहला करता है उसकी लंबाई पे, ठीक है, दूसरी करती है उसके एरिया पे, तीसरी करती है उस पदार्थ के मटेरियल पे वो किस मैटर का बना है, ठीक है, तो किस मैटर का बना है। तो देखिए जो अगर पदार्थ है, अगर देखिए अगर वो चालक है, अगर चालक है तो उसकी लंबाई अगर ज़्यादा है तो उसका प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर उसकी एरिया कम है तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, एरिया कम है तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इस तरीके से, ठीक है। तो इतना क्लियर है, जो चीज़ मैंने अभी जस्ट बताया है आपको वही बात इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप एक बार रीड कर ले, पढ़ ले, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर प्रतिरोधों का क्या है, अगर प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में हो तो सभी प्रतिरोध धारा का मान क्या होती है, समान होती है, सही बात है। अगर कोई भी प्रतिरोध है अगर श्रेणी क्रम में जुड़ी है तो उसमें धारा समान होती है, लेकिन विभवांतर क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या होता है, श्रेणी R क्या होता है, R1 + R2 + R3, ठीक है। क्यों इक्वल होती है, इसमें जो हम अभी अब मैं सोचता हूँ इसका मैं डेरिवेशन करा दूँ, लेकिन अब इस समय आप लोग के सिलेबस में जो है डेरिवेशन नहीं है, तो आप डेरिवेशन ना तैयार करें, ठीक है। अगर पैरेलल में यानी कि सीरीज में हो, ठीक है, तो 1/R क्या होता है, 1/R1 हो जाएगा, ठीक है, 1/R2 हो जाएगा, प्लस का 1/R3 हो जाएगा, एंड सो एंड कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये आपका अभी जस्ट मैंने आपको बताया, ये आपका समांतर के लिए है, ठीक है, श्रेणी के लिए, ये आपका समांतर के लिए, ठीक, इतना के लिए। तो ये फॉर्मूला याद रखें, इस पर जो न्यूमेरिकल होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक। तो आगे क्वेश्चन देखता है कि अगर प्रतिरोधों का संयोजन समांतर क्रम में है तो प्रतिरोधों में क्या समान होगी, तो उसमें विभवांतर समान होगी। याद रख लें, अगर प्रतिरोध श्रेणी में है तो उसमें धारा समान होगी, विभवांतर क्या होगी, अलग अलग होगी। लेकिन अब वही प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में है तो उसमें वोल्टेज तो इक्वल होगी, लेकिन करंट क्या होगी, करंट डिफरेंस होगी दोनों के लिए, ठीक, इतना क्लियर है। तभी जैसे मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया, ठीक, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने देख लिया, ठीक। तो देखिए यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पूरी कंप्लीट होती है, क्यों, इसमें जितने फॉर्मूले हैं
क्या कॉन्सेप्ट हैं, कैसे मतलब लिखना है, कितने वर्ड में लिखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, A to Z जितने इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। ठीक, आप डायरेक्ट आते हैं ह्यूमन आई पे। ठीक, तो मैं उसको भी जल्दी जल्दी कवर करूँगा और उसके बाद वीडियो को एंड करते। ठीक, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराएं। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम से पहले तक मैं पूरा कंप्लीट करा दूँगा। ठीक, देखिए आगे क्या है, ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट ऑफ विजन। ठीक है, तो पढ़ लेते थे कि मनुष्य की जो आंखें होती है एक उत्तल लेंस की भांति व्यवहार क्यों करती है। ठीक, क्यों करती है उत्तल लेंस की भांति व्यवहार? देखिए जो हमारा आई है वो एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करती है। क्यों करती है? कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होती है किसी भी पॉइंट पे जो प्रकाश की किरण होती है, ठीक है, यानी कि जो रे होती है उसको एक पॉइंट पे कलेक्ट करती है। ठीक है, यानी कि आप ऐसा समझे कि हमने मान ली कि ये जो आपका ये उत्तल लेंस है, ठीक है, तो आने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है, ये मुख्य शख्स ये हमारा क्या है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट हमने मान लिया। ठीक है, तो आने वाली जो प्रकाश की किरण है वो मुख्य क्या एक पॉइंट ओ पे क्या करती है, कन्वर्ज करती है, इसीलिए इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक है, अगर डाइवर्जिंग लेंस यानी कि अभिसारी लेंस किससे कहते हैं, मानव नेत्र को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, या उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मानव नेत्र निम्नलिखित में से कौन सी नेत्र है, अभिसारी है, अपसारी है, या अभिसारी अपसारी दोनों है, या इनमें से कौन है? तो आपका राइट ऑप्शन क्या होने वाला, अभिसारी लेंस होता है। क्या मानव नेत्र लेंस जो होता है अभिसारी लेंस होता है। इतना क्लियर है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्र में प्रकाश की किरणों को जो प्रवेश करती है, यानी जो लाइट होती है वो प्रवेश करती है, तो कौन नियंत्रित करती है? जो कॉर्निया होती है जो ह्यूमन आई में, वो हमारे जो प्रकाश की किरण होती है उसको नियंत्रित करती है। ठीक है, इतना क्लियर है? तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, मानव नेत्र में पुतली का कार्य प्रकाश के नियंत्रण करने में किया जाता है। तो देखिए नेत्र का जो अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ह्यूमन आइज जो है वो क्या होता है, 1.44 होता है। ये समथिंग है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर है? जो देखिए आपका जो इमेज देखिए, सॉरी क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ यही पे हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि मानव प्रतिबिंब का वस्तु जो होता है रेटिना में बनता है। देखिए जो आपको ये क्वेश्चन पूछा गया, मानव नेत्र का जो प्रतिबिंब होता है कहाँ पे बनता है, तो रेटिना पे बनता है। ठीक है, रेटिना पे बनता है, इसका मतलब ये है कि जो इमेज होगा हमारा वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक, इमेजिनरी नहीं बनेगा। ठीक है, देखिए जो हमने मान लिया कि आपका ह्यूमन आई है, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करें, इतना क्लियर है? तो देखिए ये हमारा ह्यूमन आई, ठीक है, यहाँ से मुख्य अक्ष से चलने वाले प्रकाश की किरण, ठीक है, आने के बाद दर्पण के टकराने के पश्चात लेंस के टकराने के बाद यहाँ पे कोई लेंस लगा। ठीक, तो ये पॉइंट देखिए, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपका रेटिना है। ठीक है, ये रेटिना है। ठीक है, जहाँ पे आपकी इमेज बनती है। ठीक है, अब कॉर्निया जो होती है वो प्रकाश को नियंत्रित करती है, जो आपका इस भाग में होता है। ठीक, इस भाग में कॉर्निया होती है, यहीं पे आपका लिक्विड भरी होती है, बहुत सारी लिक्विड जो होती है, जो आपका जो आँख में डस्ट वगैरह चली जाती है उसको वो साफ़ वगैरह करती है। ठीक है, तो उसको नियंत्रित करती है। ठीक है, और यहीं पे आपका जो किसी भी व्यक्ति को जो निकट दृष्टि दोष हो जाता है, दूरदृष्टि दोष हो जाता है, तो इसी प्रकार के लेंस को उपचार करने, उसके जो चश्मा होता है उसमें हम उसके अकॉर्डिंग उत्तल लेंस अवतल लेंस को हम संयोजित करते हैं। ठीक, इतना क्लियर है? तो आगे देखते हैं। तो क्या करें कि रेटिना के जिस पर बिंदु पर बना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है उसे पीत बिंदु कहते हैं। ठीक है, जिस पे क्लियरिटी इमेज बनता है उसे हम पीत बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि रेटिना जिस बिंदु पर प्रतिबिंब बनाती दिखाई नहीं देती है। ठीक, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अंध बिंदु क्या है। देखिए अंध बिंदु क्या है, अंध बिंदु जो होता है जो रेटिना, अभी हमने जस्ट इमेज बनाया आपको, जो इमेज बनाया आपको, ठीक है, जो रेटिना है ये हमारा कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, यहाँ से आने वाले प्रकाश की किरणें, अनंत से आने वाले प्रकाश की किरणें जब ये लेंस कन्वर्जिंग लेंस से जब यहाँ पे टकराएगी तो एक कन्वर्ज करेगी किसी फिक्स पॉइंट पे। ठीक, किसी फिक्स पॉइंट पे यहाँ पे कन्वर्ज करेगी। अब जो यहाँ पे देखिए इमेज जो होगा यहाँ पे अंध बिंदु है। क्यों अंध बिंदु? जो इमेज क्लियरिटी रूप से पता नहीं, जो पीत बिंदु होती है इस यहाँ पे इस पोजीशन पर होती है। ठीक है, वो क्या करती है, जो आने वाले अंध बिंदु जो आने वाले जितने डस्ट पार्टिकल हैं उसको वो नियंत्रित करती है। ठीक, इतना क्लियर है? आगे देखते हैं, मानव नेत्र में अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता होती है, इसे समंजन क्षमता कहते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन बहुत बार आपको बोर्ड एग्जाम, आप कितने भी मॉडल पेपर सेट जो अनसॉल्व पेपर होते हैं उसको उठा के देख ले। ठीक है,
तो उसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मानव नेत्र का या नेत्र का समंजन क्षमता क्या होती है। लेकिन नेत्र का जो समंजन क्षमता होती है किसी वस्तु को उसकी पहचान करना या उसकी फोकस दूरी कम करना या ज़्यादा करना, उस वस्तु की या उस मानव नेत्र की हम समंजन क्षमता कहते हैं। आप कैसे लिखेंगे कॉपी में, देखिए आप ऐसे लिखेंगे, मानव नेत्र के लेंस में अपनी फोकस दूरी बदलने की जो क्षमता होती है उसी को हम समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मानव नेत्र के लिए जो आप क्वेश्चन जो होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। देखिए मानव नेत्र के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। लेकिन अगर अनंत की बात की जाए, ठीक है, अगर दूर बिंदु की बात की जाए तो इन्फिनिटी होती है। ठीक, अगर कोई भी बात की जाए, नॉर्मल आई की बात की जाए तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की बात की, यानी कि जो क्लोजनेस नेस्ट आई की बात करें तो हमारा 25 सेंटीमीटर होगा। अगर नियरेस्ट मतलब दूर, उसका हम ज़्यादा दूर वाली अनंत वाली बात करें तो उसका क्या होगा, अनंत होगा। इतना क्लियर है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग इसको रीड कर ले एक बार। ठीक है, तो आप लोग देखिए जो यहाँ तक आपका काम का चीज़ें था, ठीक है, यहाँ तक आपका काम का चीज़ें था, तो इतना आप लोग ने पढ़ लिया होगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए क्वेश्चन बहुत आपको बनेगा। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग एग्ज़ाम देकर आप लोग ये हमें बता फीडबैक दे कि जो आपका क्वेश्चन कन्फर्म यहाँ से जो जितने मैं आपको कराऊंगा 4 दिन में, तो यहाँ से आपका फिजिक्स का मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कि आपका यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पूरी एक्यूरेट यहीं से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको स्क्रीनशॉट ले ले, अगर इसको पढ़ना भी चाहते हो आप लेकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, इजीली, डोंट वरी इसके लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होती है। ठीक है, तो वही जो मैंने आपको जस्ट बताया कि निकटदर्शी दोस्त वे दोस्त होती है। देखिए निकटदर्शी दोस्त आपको ये पूछा जाता है कि निकटदर्शी दोस्त क्या होती है। तो वे वस्तु, देखिए जो निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, उसे हम निकटदर्शी दोस्त कहते हैं। ठीक, अगर तो यहाँ पे कहता है दूरदृष्टि दोस्त क्या होती है, वे देखिए दूरदृष्टि दोस्त ऐसी दोस्त होती है जो दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है किंतु पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। ठीक है, अगर निकट दृष्टि की दोस्त की बात करें, अगर इसके उपचार के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक, अगर दूर दृष्टि की बात की जाएगी तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। इतना क्लियर है, जिसे हम इंग्लिश में मायोपिया भी कहते हैं और हाइड्रोमायोपिया भी कहते हैं। ठीक, इतना क्लियर है। तो देखिए जो अभी मैंने आपको बताया, अभी जितने मैंने चीज़ आपको बताया कि उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है, और क्या होता है निकटदर्शी दोष निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। जितने भी अभी मैंने अभी जो पॉइंट आपको बोला है वो सब इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले ले, पढ़ने की ट्राई करें। और यहाँ पे आपका 2 चैप्टर क्लोज होता है। ठीक है, यहाँ से आपको देखिए, यहाँ से आपको मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट किया। इससे आपको ये बेनिफिट होगा, एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बेनिफिट मिलेगा और साथ ही साथ आपका जो 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का और ज़्यादा से ज़्यादा 4 मार्क्स का जो क्वेश्चंस होगा उसमें भी बेनिफिट मिलेगा। तो टोटल आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो 6 आते हैं, सॉरी 5 आते हैं। ठीक है, 5 आते हैं। फिजिक्स की बात करते हैं तो 5 आते हैं। ठीक है, टोटल 15 होते हैं। ठीक है, 15 क्यों होते हैं, आपका 5 होता है केमिस्ट्री का, 5 फिजिक्स का और 5 किसका, 5 आपका बायोलॉजी का होता है। तो टोटल 15 क्वेश्चन होते हैं। ये 15 नंबर तो एज इट इज़ ऐसे हो गया। तो आपका 5 नंबर, कम से कम 5 नंबर में 3 नंबर आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक, और मैं अगर पूरी टॉपिक क्लियर करा दूंगा अभी तक 4 दिन में, ठीक है, पूरी फिजिक्स आप लोग कंटिन्यू बने रहे, मैं पूरी फिजिक्स को कंप्लीट करा दूंगा। तो 2-2 चैप्टर करके तो आप लोग को पूरी फिजिक्स यहीं से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग कुछ नहीं है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे और अपना फीडबैक जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। ठीक।